नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने अगर बॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी है जिसका नाम है एक रुका हुआ फैसला, पंकज कपूर है उसमें, वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो रुस्तम मूवी अक्षय कुमार जिसमें है नेवी ऑफिसर का किरदार निभा रहे, वो देखा है कि नहीं देखा है? उसका ट्रेलर तो जरूर देखा होगा। इन दोनों फिल्मों में आप लोगों को एक समानता देखने के लिए मिली होगी, कोर्ट रूम ड्रामा है और उसमें कोर्ट को केस को सुनने के लिए जज के साथ ज्यूरी भी इन्वॉल्व होती है। ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होती है जुडिशरी के साथ, जज के साथ मिलकर के कोर्ट के केस को समझती है, अपने हिसाब से रिकमेंडेशन देती है और जज इस हिसाब से फिर फैसला देता है। हमारे देश का जो भी कोर्ट सिस्टम है वो अंग्रेजों की लिगेसी ही है और इस लिगेसी में ज्यूरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था 1959 तक। और ये के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आखिरी केस था जिसमें ज्यूरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। और 1960 में लॉ कमीशन ने कहा कि ये हमारा देश ज्यूरी सिस्टम के लिए अभी परिपक्व नहीं है और उचित नहीं है हमारे देश के लिए। हुआ क्या था इस केस में, रुस्तम मूवी में भी आपने देखा होगा, ज्यूरी के सदस्य पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो गए थे। जनता जो कोर्ट रूम में सुन रही थी, कोर्ट रूम के बाहर केस को सुन रही थी, वो रुस्तम यानी के.एम. नानावटी नेवल ऑफिसर के जो है समर्थन में आ गई थी, जिसका प्रभाव पड़ा केस में और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जबकि हत्या हुई थी, हत्या के मुख्य आरोपी यही थे और हत्या का हथियार इनके पास था, मोटिव था, सभी तरह के जो साक्ष्य थे वही साबित कर रहे थे कि के.एम. नानावटी ने ही हत्या की थी। इसके बावजूद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके आगे बहुत सारी स्टोरी है लेकिन हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। क्यों मैं ज्यूरी के बारे में बता रहा हूँ आपको? हाल में मुझे एक लेटर मिला, लेटर मिलते साथ मेरी हवाइयाँ उड़ गई। भाई कोर्ट का संबंध था और इस संबंध को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझे ज्यूरी का सदस्य बनने के लिए बुलाया जा रहा है, ना कि कोई फाइन देने के लिए। फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला क्योंकि मैं टाइम पे वोट कास्ट करता हूँ, वोटर लिस्ट में शामिल हूँ। इसके अलावा मेरे ऊपर कोई ट्रैफिक चार्जेस नहीं है, कोई भी फाइन्स नहीं है, नेबर्स मेरे ऊपर शिकायत नहीं करते हैं। एक बेहतरीन शहरी और नागरिक होने के नाते मुझे पिक किया गया है ताकि मैं ज्यूरी का सदस्य बनूं और कोर्ट के केस में शामिल हूं। मैंने ये भी पता किया कि अगर मैं नहीं शामिल होता हूं तो उसमें $1000 तक का फाइन भी है। तो इसके लिए जो है ऑफिस से भी आपको छुट्टी मिल जाएगा। इस बीच में आपको जो है सैलरी और रेन्यूमरेशन जो एक ज्यूरी सदस्य का होता है वो भी मिलेगा, टैक्सी का पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। अगर आपका घर बहुत दूर है तो कोर्ट के सामने में होटल भी मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, ऑफिसेस के लिए बिल्कुल क्लियर है, ऑफिसेस को इंस्ट्रक्शन है कि आपको छुट्टी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को ताकि वो ज्यूरी सिस्टम का हिस्सा बन सके। अगर ऑफिसेस मुझे छुट्टी नहीं देती हैं तो उन्हें कोर्ट को ये लेटर लिख करके बताना पड़ेगा आखिरकार मुझे क्यों छुट्टी नहीं दिया जा सकता है, क्यों मैं इतना ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्स हूँ, क्यों मेरी भरपाई कोई और नहीं कर सकता है। अमूमन कोई भी ऑफिस अपने एम्प्लॉय को नहीं रोकती है, लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल सर्विस है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है या बहुत हाईली स्पेशलिस्ट आदमी है जिसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट हो जाए, उस केस में आपको एक्सक्यूज़ भी दिया जा सकता है। अब देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी कोर्ट को सुनना, यानी कि उसके बारे में, जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड के लॉ के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ के क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है तो मैं जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ज्ञान है और इसके अलावा जो है मैंने आईपीसी तो नहीं पढ़ा है लेकिन नेचुरल जस्टिस के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था पॉलिटी में, तो वो मुझे प्रोसेस बिल्कुल पता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लॉ के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने पता करने की कोशिश की थी कि आखिरकार मैं कैसे इंसाफ कर पाऊंगा इस ज्यूरी के पर। किया तो उन लोगों ने बताया कि हमने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आपकी लॉ की जानकारी बहुत अच्छी है, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। ज्यूरी में आप ही के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है और उनका मानना है कि हर इंसान एक बेहतरीन जो है जज हो सकता है अगर उसको सही साक्ष्य और सही चीज़ों के बारे में बताया जा सके। ये भी उनका मानना है कि हर इंसान अपनी जीवन में डिफरेंट परिस्थितियों से होकर गुजरा है, तो वो उस आदमी की परिस्थितियों के साथ भी अपने आप को रिलेट कर पाएगा और मेरे कहने से कोई जो है जजमेंट चेंज नहीं हो जाएगा, बल्कि मुझे बस अपना व्यू पॉइंट बताना है उस केस के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ उस अपराधी के बारे में। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं शायद अपने इस रोल के साथ जज कर पाऊंगा और बैकग्राउंड जो क्रिमिनल का होगा या ऑफेंस का होगा उसमें मैं बैकग्राउंड को भी चेक करूंगा, किस तरह के मतलब जो है एक बार उसको सज़ा मिला है कि बार बार वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, इसके अलावा बाकी उसकी परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और सिवियरिटी ऑफ क्राइम है, इन सब चीज़ों को भी मैं ख्याल रखूँगा। मुझे उम्मीद लग रहा है कि मैं बीइंग अ ज्यूरी मेंबर एक इंसाफ कर पाऊंगा।
लेकिन देखते हैं। और इसमें एक और बात बता रहा हूँ कि मैं कोर्ट के केस को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज वो हेवी पेनाल्टी, फाइन और शायद क्रिमिनल प्रोसीजर भी है। तो इसमें मैं आगे बताऊंगा कि मतलब जब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा तब मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या हुआ, लेकिन इस बीच में कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। देसी एनालिसिस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और किस विषय में आप लोग जो है देखना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं बिहार इलेक्शन पे और अपना कवरेज। क्या है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, देसी एनालिसिस, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, प्रशांत किशोर की भूमिका, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे।